सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे जो तुम्हें अपनी पहली फ्रंट एंड डेवलपमेंट जॉब से पहले चाहिए होंगी। और ये 5 स्किल्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी तुम्हारे इंटरव्यू में एंड तुम्हारे जितने भी टेस्ट होंगे उसमें भी। एंड अगर तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये तुम्हें बहुत काम आ रही हैं एंड तुम्हें कुछ ज़्यादा नया सीखना नहीं पड़ेगा। वरना क्या होता है कि अगर तुम किसी भी नई कंपनी में जाओगे तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं एंड काफ़ी शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये वीडियो तुम्हें उस पूरे प्रोसेस से बचाएगी, उस पूरे प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यार, जब भी हम अपनी डेवलपमेंट की जर्नी चालू करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि अब कोई मैं डेवलपमेंट चालू करता हूँ, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, C#, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर तुम शुरू करने जाओ और कोई किसी से पूछ लो, किसी से बात कर लो कि यार क्या क्या सीखना पड़ेगा, और वो इतनी लिस्ट गिना देगा तुम्हें, तो पहले यार बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एंड ऐसे लगता है कि ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ना डर सा लग जाता है अंदर से कि इतना कैसे हो पाएगा इतने से टाइम में। तो इसलिए इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे जाके। एंड इनको अगर तुमने कर लिया तो एक फ्रंट एंड की जॉब लेना बहुत ईजी हो जाएगा। ये इसमें मैं सब कुछ कवर करूँगा कि वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें लग रहा होगा ये पूरा करने में, और कुछ कुछ रिसोर्सेज भी बता दूंगा इस सबको पूरा करने के लिए। सो मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग मी, जो ऐसे ना एक के बाद एक लैंग्वेजेस पे जंप करते रहते हैं दूसरों की सुन के, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड बहुत सारा टाइम लगाने के बाद भी तुम कोई एक अच्छी चीज़ बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ सीखते नहीं हो। तो पहले ना, अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या फिर इन जनरल वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, और बिल्कुल अगर तुम नूब हो, बिल्कुल शुरुआत से चालू कर रहे हो, तो एक फाउंडेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आता है तुम्हारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब HTML से तुम अपने वेब पेजेस को बिल्ड करते हो। अब तुमने बिल्ड कर लिया, उसमें एक सर्च बार बना दिया, उसके आगे एक बटन बना दिया। अब CSS से तुम इनको स्टाइल दोगे, इनको थोड़ा सा अच्छा बनाओगे, सुंदर बनाओगे, ताकि जो देखने वाला है उसको ये मतलब अच्छा लगे देखने में, है ना, अपीलिंग सा लगे। और जो जावास्क्रिप्ट होती है उससे तुम उन सब चीज़ों को प्रोग्राम करते हो कि वो सब करेंगी क्या, मतलब उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फीचर क्या होगा। तो ना एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, तो जो बिल्डिंग का जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, तुमने देखा होगा सीमेंट के स्ट्रक्चर बनते हैं पहले, वो हो गया तुम्हारा HTML। अब उस पर तुम पेंट्स कर रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो एंड मतलब अच्छी अच्छी वॉल्स बना रहे हो, वो तुम्हारा CSS का काम होता है। CSS उन चीज़ को, उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाता है या फिर उसको प्रेजेंटेबल बनाता है। और अब जावास्क्रिप्ट हो गया, उसमें मैंने एलिवेटर ऐड किया, उसमें मैंने लाइट्स ऐड करी, स्विचेस ऐड करे। तो जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो लाइट जलेगी, जब मैं एलिवेटर का बटन दबाऊंगा तो लिफ्ट ऊपर आ जाएगी। ये सब जावास्क्रिप्ट का काम होता है। जावास्क्रिप्ट बताता है कि इन सब चीज़ों को काम कैसे करना है, एंड जब भी यूज़र किसी भी बटन से या फिर किसी भी इंटरफेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, ये सब जावास्क्रिप्ट बताता है। तो जैसे अगर तुम मान लो इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, तो तुम्हारी जो प्रोफाइल होती है उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है उसमें तुम्हारी फ़ोटो होती है, नाम होता है, तुम्हारा बायो होता है। तो ये फ़ोटो कहाँ आएगी, ये नाम कहाँ आएगा, तुम्हारा बायो कहाँ आएगा, ये सब HTML डिसाइड करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर HTML बना लेता है। उसके बाद फ़ोटो राउंड होगी कि स्क्वायर होगी, और तुम्हारा जो नाम है वो बोल्ड में लिखा होगा या फिर कौन सा फॉन्ट यूज़ होगा वो लिखने में, एंड तुम्हारा बायो उससे छोटे फॉन्ट में होगा एंड उसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ होगा, ये सब CSS करता है। अब अगर तुम फोटो पे दबाओगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि तुम फोटो चेंज कर लो या फिर व्यू करो, एंड तुम अपने नाम पे दबाते हो तो उस पर भी ये सब ऑप्शन आते हैं। तो ये जो ऑप्शन आते हैं, तो ये सब पूरा जावास्क्रिप्ट का काम होता है। मतलब अगर तुमने फॉलो के बटन पे दबाया एंड तुम फॉलोइंग कर रहे हो, तो ये जो चेंजेस हुए ये सब जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली प्रोग्राम करने के लिए होता है कि जब भी तुम इंटरफियर करोगे या फिर कोई किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करोगे तो क्या होगा, क्या चेंज होगा। तो बस अज्यूमिंग कि तुमने ये सब चीज़ें 3 चीज़ें सीख ली हैं, तो अब अगर तुम किसी भी कंपनी में जाओगे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करोगे, तो उसमें ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम्हें एक ही पीस ऑफ कोड या फिर एक ही पीस ऑफ फंक्शन बार बार यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर तुमने जोमेटो की ऐप देखी होगी तो उसमें एक फूड आइटम आता है, वो एक ब्लॉक होता है। अब ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स मुझे चाहिए, तो अब मैं इनको बार बार कोड करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे टाइम पे फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। तो जितनी भी तुम कंपनीज देखते हो, जितनी भी तुम साइट्स देखते हो, उनमें बेसिकली 3 फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे होते हैं। एक होता है रिएक्ट, एक होता है एंगुलर और एक होता है व्यू। तो ये 3 फ्रेमवर्क क्या करते हैं ना कि इसमें एक ऐसे पीस ऑफ कोड्स होते हैं, ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो तुम बार बार यूज़ कर सकते हो, एंड वो वही फंक्शन बार बार रिपीट कर देंगे। तो वो पूरा कोड तुम्हें बार बार एंड मतलब वापस वापस लिखना नहीं पड़ेगा बेसिकली। तो ना अब इन तीनों में से जो फ्रेमवर्क है वो एंगुलर और व्यू है, और जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क होता है ना वो क्या होता है कि तुम्हारा जो भी एक स्ट्रक्चर है तुम्हारी साइट का, उसको ना बहुत ज़्यादा वो फोर्स कर देता है कि ये इसी टाइप का होना चाहिए। तो मतलब अगर तुम अलग अलग साइट देखोगे जो एंगुलर से बनी हुई है,
उन सब में तुम्हें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी उनके स्ट्रक्चर में। लेकिन जो एक लाइब्रेरी होती है वो क्या करती है कि वो बस तुम्हें एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड दे देती है कि तुम इसको जैसे भी तुमने जैसा भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें इसको ऐड कर लो एंड तुम्हें ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं, जितनी भी तुम कंपनीज में जाओगे उन सब में तुम देखोगे कि ये तीनों में से कोई एक तो यूज़ हो ही रही है। अब ना तुम्हें ये तीनों सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम खुद सीख रहे हो तो कोई भी एक चूज़ कर लो। जैसे मैंने रिएक्ट सीखी थी, ऐसे ही तुम्हें जो भी अच्छी लगे इनमें से तुम इंटरनेट पर जाके देख लो, जो भी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये सूटेबल है तुम्हारे लिए वो एक चूज़ कर लो। बाकी कंपनीज टू कंपनीज जब तुम स्विच करते जाओगे तो हो सकता है कि अगर तुम्हें पहले रिएक्ट में काम आ रहा था तो आगे जाके तुम्हें व्यू में काम करना पड़े, तो ऐसा मतलब तुम आगे जाके चेंज कर सकते हो। बट अभी ये तीनों सीखने की ज़रूरत नहीं, कोई एक भी सीख लोगे तो चलेगा। सो जो नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ है जो तुम बेसिकली एक ही दिन में सीख सकते हो वो होता है कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीख लो। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुमने पहले कोई कोड लिखा हुआ है, अब तुम्हें वो वापस देखना है, तो हर चीज़ तुम अपने डिवाइस पे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो तुमने पहले कोड लिखा हुआ है उसको तुम गिटहब पे स्टोर कर देते हो। तो गिट ना सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और सारी कंपनीज में मतलब 70-80% कंपनीज में गिटहब यूज़ होता है। और तुम उसकी प्रोफाइल में देखोगे तो लिखा होगा कि गिटहब चाहिए एंड इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे ना क्या होता है कि अगर तुम टीम में काम कर रहे हो तो तुमने कुछ अपने कोड में चेंज किया, उसको तुम वहाँ पे पुश कर दोगे एंड वो सबको दिखाई देगा कि तुमने क्या चेंज किया। मतलब जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे सबको पता लग जाएगा कि तुमने ये चेंज किया है। अब ऐसे ही अगर कोई और चेंज करेगा तो उसका भी चेंज तुम्हें वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, तुम्हें शो हो जाएगा। तो इसमें मतलब एक कोलैबोरेटिव वर्किंग जो भी कंडीशंस होती हैं उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। मतलब एक कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे तुम 1-1.5 घंटे की, उसमें तुम्हें सारे जो बेसिक फंक्शन है समझ आ जाएंगे। बाकी तुम्हें काम करने में उसमें मतलब एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। तो CSS जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है एंड उसका जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है एंड बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें कोई छोटा सा भी चेंज करना है ना, तो अगर तुम कोड में जाके देखोगे तो पहले तो वो तुम्हें ढूंढने में ही बहुत दिक्कत होगी कि ये चेंज करना कहाँ है या फिर है किधर। और अगर काफ़ी बार ऐसा होगा कि काफ़ी सारे पार्ट्स, जैसे मैं पहले बता रहा था कि काफ़ी सारे पार्ट सेम होते हैं, तो अगर तुम कोई भी चेंज करोगे हो सकता है जो तुम चेंज करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, कोई और पार्ट चेंज हो गया। तो इसलिए ना CSS अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और तुम CSS प्री प्रोसेसर्स का यूज़ कर सकते हो एंड ये तुम्हें हेल्प करते हैं कि तुम अगर कोई और फास्टर लैंग्वेज, कोई और एफिशिएंट लैंग्वेज में CSS लिख दो और उसको बाद में CSS में कन्वर्ट कर दो। मतलब तुम किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो तुम अपना पूरा कोड, सारे सब चीज़ें जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं, और उसको CSS प्री प्रोसेसर के थ्रू चलाओगे तो वो तुम्हें CSS में कोड दे देगा तुम्हारा। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीख लोगे तो तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी आगे जाके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस प्री प्रोसेसर है वो होता है SAS। वो स्टाइल शीट्स होती हैं बेसिकली, जिसमें तुम चेंजेस कर सकते हो एंड तुम्हें वो पुराना CSS का कोड दे देगा। अब ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर तुम कोई भी CSS अपडेट करोगे, मतलब अभी जो वर्जन चल रहा है वो CSS 3 है, बट अगर तुम्हें इसको अपडेट करना है तो जितने भी ब्राउज़र हैं, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सबको वो सपोर्ट करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए CSS बार बार अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें CSS प्री प्रोसेसर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अब ना शॉर्ट में पूरा ये पार्ट समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी है। ये अगर तुम अच्छे लेवल तक सीख लोगे, इसके बाद मैंने रिएक्ट सीखा था और मेरे को रिएक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इंट्यूटिव लगा था सीखने में, तो तुम भी वही सीख सकते हो। उसके बाद गिटहब सीखना। गिटहब काफ़ी ईजी है, मतलब 1-2 दिन में तुम उसके सारे कमांड सीख जाओगे, सारे बेसिक फीचर सीख जाओगे। एंड उसके बाद SAS सीख सकते हो। वो स्टाइल शीट्स होती हैं जो मैं बता रहा था, CSS प्री प्रोसेसर्स, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे ज़्यादा बढ़ने में और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा ईजी बनाने में, मतलब रीडेबल बनाने में। एंड अगर अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए तो तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे एक पूरा फुल स्टैक वेब डेव का कोर्स है एंड वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है एंड इसकी कोई भी अपफ्रंट फीस तुमसे नहीं ली जाती है। एंड ये यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड होती है और 5 लाख से लेके 30-40 लाख पर आनम तक के पैकेज लग रहे होते हैं। और डिपेंड करता है कि तुमने कितना ध्यान से इस कोर्स को किया है। तो तुम उनकी वेबसाइट को जाके चेकआउट करो, उनसे डाउट्स पूछो, उनको कॉन्टैक्ट करो एंड वो तुम्हें गाइड कर देंगे। एंड तुम्हें बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में और थोड़े बहुत टॉपिक बता देना जिस पे भी तुम्हें वीडियो चाहिए उस पर भी बना देंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।